देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता का अध्याय 23 पढ़ रहे थे अपन, शमन मामलों में और जांचों में जो अभिलेख होते हैं वो अपन ने पढ़ लिया था। अपन ने पढ़ना है 275 से वारंट मामलों में अभिलेख। वारंट मामलों में अभिलेख सेक्शन जो है आपका 275, सेक्शन 275 है वारंट मामलों में अभिलेख। एक मिनट। वारंट मामलों में अभिलेख। देखिए, वारंट मामलों में अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे अपन। ये क्या कहता है, पहला क्लॉज इसका क्या कहता है, पहला क्लॉज क्या कहता है? पहला क्लॉज कहता है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष, जैसे समन में होता है सेम वैसे ही है इसमें, मजिस्ट्रेट के समक्ष विचारित सब वारंट मामलों में प्रत्येक साक्षी का साक्ष्य जैसे जैसे उसकी परीक्षा होती जाती है वैसे वैसे या तो स्वयं मजिस्ट्रेट द्वारा लिखा जाएगा या खुले न्यायालय में उसके द्वारा बोलकर लिखवाया जाएगा, या जहां वह किसी शारीरिक या अन्य असमर्थता के कारण ऐसा करने में असमर्थ है वहां उसके द्वारा इस निमित्त न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा उसके निर्देशन और अधीक्षण में लिखा जाएगा। तो ये कह रहा है कि जैसे जैसे साक्ष्य होता जाता है वैसे वैसे क्या किया जाएगा, साक्षी के कथनों को मजिस्ट्रेट के द्वारा लिखा जाएगा, या तो मजिस्ट्रेट स्वयं लिखेगा, या कोई असमर्थता है तो उसके आदेश के अनुसार उसमें लिखा, या तो स्वयं लिखा जाएगा या खुले न्यायालय में उसके द्वारा बोलकर लिखवाया जाएगा, बोलकर लिखवाएगा। और या मान लीजिए असमर्थता है तो उसके निर्देश के अधीन किसी अन्य अधिकारी द्वारा, जो न्यायालय का किसी अन्य अधिकारी द्वारा उसकी उपस्थिति में लिखा जाएगा। अगर कोई ऐसी शारीरिक अक्षमता है तो अन्य अधिकारी द्वारा भी लिखा जा सकता है, उसके निर्देशाधीन अधिकारी द्वारा। लेकिन किसके निर्देशाधीन? वो न्यायाधीश के निर्देशाधीन। न्यायाधीश निर्देशाधीन करेगा तब उसके अधीक्षण में या उसकी उपस्थिति में उसके समक्ष भी क्या लिखा जाएगा, वो कथनों को लेखबद्ध किया जाएगा। इसमें लेकिन परंतु जुड़ा है कि परंतु क्या कहता है, परंतु कहता है यह कि इस उपधारा के अधीन किसी साक्षी के साक्ष्य को अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के अधिवक्ता की उपस्थिति में श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा भी अभिलिखित किया जाएगा। एक नया प्रोविजन जुड़ा है कि अभियुक्त का अधिवक्ता की उपस्थिति में लिखा जाएगा। ये तो आप जानते हैं पहले लिखा ही जाता है, अभियुक्त की अधिवक्ता की उपस्थिति में, अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति में लिखा जाएगा जो भी कथन, और साथ ही साथ दृश्य और श्रव्य। दृश्य श्रव्य का मतलब क्या है? दृश्य श्रव्य का मतलब है कि उसकी वीडियोग्राफी भी बनाई जाएगी, मतलब वीडियो भी बनाया जाएगा, जो कथन अभिलिखित किए जाएंगे उसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी। दृश्य और श्रव्य। श्रव्य मतलब होता है सुनना, दृश्य मतलब होता है देखना। तो देखना सुनना क्या होता है, जो वीडियो होता है उसमें हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। तो ये कह रहा है कि भाई दृश्य श्रव्य माध्यम से उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कुल मिला के की जाएगी, परंतु कहता है इसका। दूसरा देखिए क्या कहता है, दूसरा कहता है जहां मजिस्ट्रेट साक्ष्य लिखवाएगा वहां वह यह प्रमाण पत्र अभिलिखित करेगा कि साक्ष्य उपधारा 1 में निर्दिष्ट कारणों से स्वयं उसके द्वारा नहीं लिखा जा सकता है। अगर ये किसी अन्य से लिखवाता है, किसी अन्य अधिकारी से, न्यायालय के किसी अन्य अधिकारी से लिखवाता है, जब वो सशक्त नहीं है, अशक्त है किसी भी वजह से, तो कारण लिखेगा। ये कह रहा है उसको, मजिस्ट्रेट को कारण लिखने पड़ेंगे कि क्यों उसके द्वारा स्वयं नहीं लिखा गया। बोलकर लिखवाता है ये तो चलेगा, लेकिन अगर वो किसी अन्य वजह से सक्षम नहीं है, उसकी हालत खराब है मान लीजिए, और वो किसी अन्य अधिकारी से निर्देशाधीन लिखवाता है, उसकी उपस्थिति में लिखा जाता है भले ही, तो वो कारण लिखेगा कि क्यों उसने उस जो डिसीजन था या जो कह लीजिए जो साक्ष्य था उसने नहीं लिखा, तो क्या वजह रही है कि उसने स्वयं अपने साक्ष्य को नहीं लिखा। तो ये सारी चीजें उसको लिखना पड़ेंगी, कारण अभिलिखित करने पड़ेंगे। तीसरा कहता है ऐसा साक्ष्य मामूली तौर पर वृत्तांत के रूप में अभिलिखित किया जाएगा, किंतु मजिस्ट्रेट स्वाभाविक अनुसार ऐसे साक्ष्य के किसी भाग को प्रश्नोत्तर के रूप में लिख या लिखवा सकता है। वृत्तांत के रूप में लिखा जाएगा, ये भी याद रखें। वृत्तांत के रूप में साधारणतः तो क्या लिखा जाएगा, वृत्तांत मतलब जैसे जैसे वो बोलता जाएगा उसी हिसाब से कथन जो है उसके अभिलिखित किए जाएंगे। जैसे जैसे वो बोलता जाएगा उसी हिसाब से उसके कथनों को अभिलिखित किया जाएगा। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो प्रश्न उत्तर में भी लिख सकता है, प्रश्न उत्तर के रूप में भी, फॉर्मेट में भी लिख सकता है प्रश्न उत्तर।
प्रश्न उत्तर मतलब कि प्रश्न किया उसका उत्तर दीजिए, प्रश्न किया फिर उसका उत्तर दीजिए, उस हिसाब से भी अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो लिख सकता है। साधारणतः वृत्तांत में लिखेगा, लेकिन अगर उसे सहूलियत होती है कि प्रश्न उत्तर में लिखना चाहिए तो वो कथनों को प्रश्न उत्तर के रूप में भी क्या कर सकता है, लेखबद्ध कर सकता है। तीसरा देखिए, चौथा देखिए इसका, चौथा क्या कहता है, ऐसे लिखे गए साक्ष्य पर मजिस्ट्रेट हस्ताक्षर करेगा और वह अभिलेख का भाग होगा। ये तो आप जानते हैं, जब सारे कथन लिख जाएंगे तो मजिस्ट्रेट उस पर क्या करेगा, हस्ताक्षर करेगा, और क्या माना जाएगा, उसे अभिलेख का भाग माना जाएगा, मतलब जो फाइल में लग जाएगा, अभिलेख का भाग होगा। ठीक है, जो भी कथन होंगे उसमें मजिस्ट्रेट अपने हस्ताक्षर करेगा और वो क्या हो जाएगा, वो अभिलेख का भाग समझा जाएगा, यानी कि उसके अभिलेख में शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, ये है आपका 275। सेम है, आगे आएगा, आप देखिए थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा कोई खास अंतर नहीं है। देखिए अब आएगा आपका वारंट के, ये हो गया 275, कौन सा लिख रहे थे अपन, 275। अब है 276, सेक्शन 276, सेक्शन 276। यह है सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण में अभिलेख, स्पेशली सेशन न्यायालय के, सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण में अभिलेख, अभिलेख। अब जो सेशन न्यायालय की बात कह रहा है ये सेक्शन की, भाई सेशन न्यायालय के समक्ष जो विचार अभिलेख लिखे जाएंगे विचारण में, तो कैसे लिखे जाएंगे, ये कहता है, देखिए पहला सिंपल है ये भी, ये कहता है सेशन न्यायालय के समक्ष सब विचारणों में प्रत्येक साक्षी या साक्ष्य जैसे जैसे उसकी परीक्षा होती जाएगी वैसे वैसे या तो स्वयं पीठासीन न्यायाधीश द्वारा लिखा जाएगा या खुले न्यायालय में उसके द्वारा बोलकर लिखवाया जाएगा या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा या उसके निर्देशन और अधीक्षण में लिखा जाएगा। सेम जो बात तो पहले थी वही बात इसमें है, मजिस्ट्रेट द्वारा लिखा जाएगा, है ना, मजिस्ट्रेट स्वयं लिखेगा, यहाँ लिख देते हैं स्वयं द्वारा लिखा जाएगा या बोलकर लिखवाएगा या फिर उसके अधीक्षण में किसी अन्य अधिकारी द्वारा लिखा जाएगा, न्यायालय के कोई अन्य अधिकारी द्वारा लिखा जाएगा। अब कोई ऐसी कंडीशन होती कि वो स्वयं नहीं लिख पा रहा है तो किसी अन्य अधिकारी द्वारा उसके निर्देशाधीन, जब वो निर्देश देता है तो किसी अन्य अधिकारी द्वारा भी लिखा जा सकता है, लेकिन उसके अधीक्षण के अधीन रहते हुए लिखा जाएगा। सेम वही बात है। दूसरा ये कहता है इसका क्लॉज, किस ऐसे साक्ष्य मामूली तौर पर वृत्तांत के रूप में लिखा जाएगा, किंतु पीठासीन न्यायाधीश स्वविवेक अनुसार ऐसे साक्ष्य के किसी भाग को प्रश्न उत्तर के रूप में लिख सकता है। ये भी वही बात आ गई कि साहब वृत्तांत में लिखा जाएगा लेकिन चाहे तो प्रश्न उत्तर में लिख सकता है। ठीक है, सेम वही बात है। अब इसमें और उसमें अंतर क्या हो गया, उसमें ये अंतर था कि जब मजिस्ट्रेट किसी अन्य मजिस्ट्रेट से किसी अन्य अधिकारी से न्यायालय के लिखा रहा था तो उसे कारण लिखने थे, लेकिन चूंकि सेशन न्यायालय तो यहाँ कारण की बात नहीं आई अभी कि न्यायाधीश जो है कारण लिखेगा, किसी अन्य अगर वो अधिकारी से लिखवाता है तो कारण, यहाँ बस इतना अंतर आया है कि यहाँ सेशन न्यायालय को कारण लिखने की आवश्यकता नहीं है, अगर वो किसी अन्य अधिकारी से भी लिखवाता है न्यायालय के तो उसको कारण लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसमें नहीं दिया है ना, बैरक में आपने अभी नहीं पढ़ा ना कि कारण लिखेगा सेशन न्यायालय, तो सेशन न्यायालय को कारण लिखना आवश्यक नहीं है। बाकी जो नीचे का मजिस्ट्रेट था वो क्यों स्वयं नहीं लिख रहा है या किसी अन्य न्यायालय के अधिकारी से लिखा रहा है तो उसको कारण लिखना आवश्यक था, लेकिन इसको अकारण लिखना आवश्यक नहीं, बाकी कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तीसरा आप जानते ही हैं, जब हो जाएगा तो उस पर क्या करेगा, हस्ताक्षर करेगा और उसको भी क्या समझा जाएगा, उसको अभिलेख का भाग समझा जाए, पीठासीन न्यायाधीश हस्ताक्षर करेगा और उसको क्या समझा जाएगा, वो मामले का भाग समझा जाएगा, तो वो भी भाग समझा जाएगा। ठीक है, तो ये सेम ही बात है, बस अंतर केवल इतना है कि जो सेशन न्यायालय है उसको कारण बताना आवश्यक नहीं है, नीचे का जो मजिस्ट्रेट था उसको कारण बताना आवश्यक थे कि वो स्वयं क्यों नहीं लिख पा रहा है तो वो कारण लिखता है, और बाकी सेशन जो मजिस्ट्रेट है या कह दीजिए सेशन जो न्यायाधीश है, न्यायाधीश कहेंगे, सेशन जो न्यायाधीश है उसको कारण लिखना क्या है, आवश्यक नहीं है, बस इतना सा अंतर है दोनों में। ठीक है, सेक्शन इंपॉर्टेंट है, सेक्शन याद रखेंगे आपके समन मामलों में कहाँ लिखा जाता है, 274 क्रम से दिए गए, फिर वारंट मामले 275 और फिर सेशन में कैसे लिखा जाता है 276। तो ये आपको क्या याद रखना है, ये सेक्शन याद रखनी क्रम वाइज। अब देखिए 277 कहता है साक्ष्य के अभिलेख की भाषा,
सेक्शन कहता है कि साक्ष्य के अभिलेख की भाषा क्या होगी। सेक्शन है आपका 277। 277 कहता है साक्ष्य के अभिलेख की भाषा के अभिलेख की भाषा। मतलब जो साक्ष्य लिखा जा रहा है उसकी क्या भाषा होगी, जो साक्ष्य लिखा जा रहा है न्यायालय के समक्ष उसकी भाषा क्या होगी। देखिए पहला देखिए इसमें कहता है प्रत्येक मामले में जहां साक्ष्य धारा 275 से 276 के अधीन लिखा जाता है, जो अपन आगे पढ़ चुके हैं धाराएं पीछे, ये कहता है यदि पहला ए कहता है यदि साक्षी न्यायालय की भाषा में साक्ष्य देता है तो उसी भाषा में लिखा जाएगा। सिंपल सी बात कह रहा है कि साक्षी अगर न्यायालय की भाषा में साक्ष्य देता है तो उसी भाषा में लिखा जाएगा, उसी भाषा में। मतलब जैसा साक्षी अगर हिंदी बोलता है और न्यायालय में की भी भाषा मान लीजिए हिंदी है तो फिर उसे हिंदी में ही लिखा जाएगा, ठीक है। दूसरा कहता है बी, यदि वह किसी अन्य भाषा में साक्ष्य देता है तो उसे यदि साध्य हो तो उसी भाषा में लिखा जा सकेगा, और यदि ऐसा करना साध्य ना हो तो जैसे जैसे साक्ष्य की परीक्षा होती जाती है वैसे वैसे साक्ष्य का न्यायालय की भाषा में सही अनुवाद तैयार किया जाएगा और उस पर मजिस्ट्रेट या पीठासीन न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और वह अभिलेख का भाग होगा। तो ये कह रहा है कि भाई यदि साध्य हो, यदि कह रहा है। अब मान लीजिए कोई यहाँ पे आ गया, अपने यहाँ पे हिंदी बोली जाती है, अपने यहाँ अपने न्यायालय की भाषा भी हिंदी है। कोई मान लीजिए साउथ का गवाह, उसे हिंदी नहीं आती, अब वो अपना साक्ष्य दे रहा है अपनी साउथ की भाषा में, तमिल में दे रहा है, मान लीजिए वो तमिल में अपना साक्ष्य दे रहा है। तो अगर मान लीजिए पॉसिबल है यहाँ कोई ऐसा कोई व्यक्ति है जो तमिल में टाइपिंग कर सकता है, उसको तमिल की समझ है या न्यायालय को समझ है, तो फिर उसका तमिल में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये कह रहा है, ठीक है, तमिल में हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति नहीं है, कोई स्वाभाविक सी बात है ऐसी स्थितियां नहीं होती, तो ऐसी स्थिति नहीं होगी तो क्या किया जाएगा, फिर उसका जो है उसकी भाषा में लिखा जाएगा और क्या करा जाएगा, उसका न्यायालय की भाषा में क्या करा जाएगा, ट्रांसलेशन किया जाएगा। और ट्रांसलेशन शुद्ध किया जाएगा, ऐसा नहीं क्या शुद्ध, तो ट्रांसलेशन शुद्ध किया जाएगा और उसके बाद ट्रांसलेशन पे क्या करेगा, न्यायाधीश अपने हस्ताक्षर करेगा। ट्रांसलेशन किस भाषा में किया जाएगा, न्यायालय की भाषा में, न्यायालय की भाषा में। ट्रांसलेशन जो किया जाएगा वो किस भाषा में किया जाएगा, न्यायालय की भाषा में किया जाएगा। ये पोजीशन कभी कभी हो जाती है, ये वाली जो सिचुएशन कभी कभी बहुत ही रेयरली कभी कभी हो जाती है कि कोई व्यक्ति बाहर का है और उसे हिंदी भी नहीं आती है, इंग्लिश भी नहीं आती, तो वो अपनी भाषा में साक्ष्य तो दे सकता है लेकिन उसका ट्रांसलेशन करके फाइल में लगा लिया जाएगा और ट्रांसलेशन एकदम ठीक किया जाएगा। उस पर न्यायालय जो है क्या करेगा, अपने हस्ताक्षर करेगा और वो भी क्या होगा, वो भी अभिलेख का भाग समझा जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ऐसा नहीं कहेंगे आप उनके भैया वो भाषा नहीं बोल पाता तो वो तो अपनी भाषा में ही देगा ना, ऐसा थोड़ी कि उसको मजबूर करोगे कि भाई वो हिंदी में बोलो, तो वो तो कहाँ से बोलेगा, तो वो तो अपनी भाषा में ही देगा। न्यायालय उसका ट्रांसलेशन करा के अपनी फाइल में उसको लगा लेगा, ठीक ठीक ट्रांसलेशन करा के अपनी भाषा अभिलेख में उसको लगा लेगा, ठीक है। अगला देखिए क्या कहता है, उस दशा में जिसमें साक्ष्य खंड खा के अधीन न्यायालय की भाषा से भिन्न किसी भाषा में लिखा जाए, न्यायालय की भाषा में उसका सही अनुवाद यथासाध्य शीघ्र तैयार किया जाएगा और उस पर मजिस्ट्रेट या पीठासीन न्यायाधीश हस्ताक्षर करेगा। वो अभिलेख का भाग जो अभी मैंने बताया वही, जब जो उसका ट्रांसलेशन तैयार हो जाएगा कोशिश की जाएगी कि शीघ्र, जल्दी से जल्दी। अब शीघ्र तो यह है कि अगर कोई मिल जाता है ट्रांसलेटर तो शीघ्र हो जाएगा, तो उस हिसाब से क्या किया जाएगा, उसका ट्रांसलेशन कराया जाएगा। ट्रांसलेशन कराने के बाद न्यायाधीश उस पर हस्ताक्षर करेगा और वो भी अभिलेख का भाग समझा जाएगा। परंतु लिखा है, परंतु देखिए परंतु क्या कहता है, परंतु कहता है जब खंड खा के अधीन साक्ष्य अंग्रेजी में लिखा जाता है और न्यायालय की भाषा में उसके अनुवाद की किसी पक्षकार द्वारा अपेक्षा नहीं की जाती है तो वह न्यायालय ऐसे अनुवाद में से अभिमुक्ति दे सकता है। ये इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए अंग्रेजी में लिखा जाता है साक्ष्य, कैसा लिखा जाता है, अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी का जब तक कोई पक्षकार अपनी तरफ से ये न्यायालय से अपेक्षा नहीं करता कि सब हमें हिंदी ट्रांसलेशन करा के दिए जाए, तब तक न्यायालय उसका ट्रांसलेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर कोई वकील साहब हैं जो कहते हैं कि न्यायालय से कि नहीं सर हमें इंग्लिश नहीं आती, आप हिंदी ट्रांसलेट, क्योंकि न्यायालय की भाषा मान लीजिए हिंदी है, अब न्यायालय की भाषा हिंदी है, कोई साक्ष्य इंग्लिश में लिखा गया है, तो अगर कोई पक्षकार कहता है कि भैया हमें हिंदी इसका ट्रांसलेशन करा के दें, तभी न्यायालय उसका हिंदी ट्रांसलेशन करा के देगा, अन्यथा उसका हिंदी ट्रांसलेशन करा के
नहीं देगा, मतलब अपनी तरफ से न्यायालय उसका ट्रांसलेशन करा के नहीं देगा। कौन से में? जब इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश आजकल कॉमन भाषा है, माना जाता है कि सभी को आती है, तो ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, अगर किसी को नहीं आती है, बहुत से लोग हैं नहीं आती, अगर नहीं आती है तो वो न्यायालय से आवेदन कर सकते हैं, और जब न्यायालय से आवेदन करेंगे तो न्यायालय क्या करेगा, उसका हिंदी ट्रांसलेशन करा करके देगा। अपनी तरफ से न्यायालय ट्रांसलेशन करा के नहीं देगा, भले ही न्यायालय की भाषा हिंदी क्यों ना हो। ठीक है, अगर इंग्लिश में साक्ष्य लिखे गए हैं तो न्यायालय अपनी तरफ से ट्रांसलेशन करा करके नहीं देगा। ठीक है, जब मांगा जाएगा तभी देगा, बस इतना याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब देखिए धारा 278, जब ऐसा साक्ष्य पूरा हो जाता है तो उसके संबंध में प्रक्रिया, ये कहता है साक्ष्य पूरा होने पर प्रक्रिया। सेक्शन है 278, सेक्शन 278 कहता है साक्ष्य पूरा होने के संबंध में प्रक्रिया। जब साक्ष्य पूरा हो जाता है, जब साक्ष्य पूरा हो जाता है तब प्रक्रिया, तब कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, तब उसके संबंध में प्रक्रिया। क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी? जब पूरी तरीके से अब साक्ष्य लिख गया है तो भाई न्यायालय क्या प्रक्रिया अपनाएगा, ये आगे कहा गया है। देखिए इसमें पहला क्लॉज क्या कहता है, पहला क्लॉज कहता है जैसे जैसे प्रत्येक साक्षी का साक्ष्य धारा 275 से 276 के अधीन लिया जाए पूरा हो जाता है, वैसे वैसे वह यदि अभियुक्त हाजिर हो तो उसकी, या यदि वह प्लीडर द्वारा हाजिर हो तो उसकी, प्लीडर की उपस्थिति में साक्षी को पढ़कर सुनाया जाएगा, और यदि आवश्यक हो तो शुद्ध किया जाएगा। ये कह रहे हैं जैसे जैसे साक्ष्य होता जाएगा, सबसे पहली बात इतना याद रखना है कि पढ़कर सुनाया जाएगा, पढ़कर सुनाया जाएगा, सुनाया जाएगा। क्यों सुनाया जाएगा? किसको सुनाया जाएगा? अभियुक्त को सुनाया जाएगा, या उसका प्लीडर है, वकील है तो उसको सुनाया जाएगा, जैसी भी स्थिति हो। अभियुक्त होगा तो अभियुक्त को पढ़कर सुनाया जाएगा, अगर उसकी तरफ से उसका वकील उपस्थित है तो उसको सुनाया जाएगा, है ना। और जहां भी वो करेक्शन की बात करेंगे, वो मांग करेंगे कि भाई ये गलत है या शुद्ध टाइप हो गया, इसको शुद्ध किया जाए, तो वहां उसको शुद्ध किया जाएगा, वहां क्या किया जाएगा, शुद्ध किया जाएगा। सुनाया ही इसीलिए जाता है कि मान लीजिए अभी आपने जो कथन कर लिए हैं, जो लिख लिए हैं, उनमें कोई अशुद्धि रह गई हो तो वो बता देगा कि साहब इसमें ये शुद्धि करना है, तो उसके आधार पर क्या कर दिया जाएगा, उसको शुद्ध भी कर दिया जाएगा। अशुद्धि का मतलब है कभी कभी टाइपिंग में गलती हो गई है, या कुछ शब्द ऐसे हैं जो वकील अपने हिसाब से टाइप कराना चाहता था, तो उस हिसाब से फिर क्या कर लिया जाएगा, उसको शुद्ध करा लिया जाएगा। तो किसको पढ़कर सुनाया जाएगा, अभियुक्त को या उसके वकील को, है ना, सुनाया जाएगा। और उसमें क्या किया जाएगा, जो भी करेक्शन की आवश्यकता है वो करेक्शन भी किए जाएंगे। ठीक, दूसरा देखिए अब क्या कहता है, दूसरा कहता है यदि साक्षी का साक्ष्य कि किसी भाग की शुद्धता से उस समय इंकार करता है तब वह उसे पढ़कर सुनाया जाता है, तो मजिस्ट्रेट या पीठासीन न्यायाधीश साक्ष्य को शुद्ध करने के बजाय उस पर साक्षी द्वारा उस बाबत की गई आपत्ति का ज्ञापन लिख सकता है, और उसमें ऐसी टिप्पणियां जोड़ देगा जैसी वे आवश्यक समझे। ये क्या कह रहा है, यदि साक्षी का साक्ष्य किसी भाग की शुद्धता से उस समय इंकार करता है, ये क्या कह रहा है भैया, पहले जो साक्षी जो है इंकार करता है शुद्धता से, मना करता है कि नहीं बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही लिखा है, तो न्यायालय क्या करेगा, टिप्पणी डाल देगा, टिप्पणी, टिप्पणी क्या करेगा, टिप्पण कर देगा, एक तरीके से टिप्पण लिख लीजिए, टिप्पण कर देगा न्यायालय। न्यायालय क्या करेगा, उस पर टिप्पण कर देगा, टिप्पणी लगा देगा, एक नोट लगा देगा कि भैया इनको बताया गया था, ये शुद्धि की बात की गई थी, इनने मना किया था, और ये वाला विषय ये है, तो इस तरीके से तो न्यायालय क्या करेगा, उस पर एक टीप लगा देगा। उसमें शुद्ध करने के बजाय न्यायालय क्या करेगा, उस पर एक टीप लगा देगा। अगर कुछ ऐसा मैटर होता है कि भाई सुधारने, तो दो तरीके होते हैं, एक तो कुछ मैटर ऐसे होते हैं कि भाई शुद्धि हो जाती है, कुछ मैटर ऐसे होते हैं कि अगर शुद्धि हुई तो पूरा के पूरा मामले में दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे में न्यायालय शुद्धि ना करके क्या कर देता है, टिप्पण लगा देता है, और उस टिप्पण में उसकी जो भी आपत्ति होती है सामने वाले की, वो आपत्ति उसमें दर्ज कर देता है। टिप्पण लगा के क्या करेगा, आपत्ति जो होती है वो उसको दर्ज कर देता है उसी में कि ये फलानी टिप्पणी थी, इसके बारे में इनकी ये फलानी आपत्ति है, तो वो सारी आपत्ति उसमें क्या करेगा, दर्ज कर देगा, उस पर निशान लगा देता है, और उस पर क्या कर देता है, अपने हस्ताक्षर करके उस पर उसकी आपत्ति को दर्ज कर लेता है। ठीक है, तीसरा देखिए ये क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है यदि साक्ष्य का अभिलेख उस भाषा से भिन्न भाषा में है जिसमें वह दिया गया है और साक्षी उस भाषा को नहीं समझता है, तो उसे ऐसे अभिलेख का भाषांतरण उस भाषा में जिसे वह समझता
जिसमें वह दिया गया था अथवा उस भाषा में जिसे वह समझता है सुनाया जाएगा। अब ये दो कंडीशन है कि मान लीजिए जिस भाषा में साक्ष्य लिया गया था उस भाषा में नहीं लिखा गया है, न्यायालय की भाषा में लिख लिया गया है, या फिर कोई ऐसी भाषा में लिखा गया है जिसको साक्षी नहीं समझता है, तो वो क्या करा जाएगा, उसको उसी भाषा में उसे बताया जाएगा, जिस या तो उसी भाषा में बताया जाएगा जिसमें वो लिखा गया था, बोला गया था, जिस भाषा में उसने लिखा था, या जिस भाषा को साक्षी समझता है, जिस भाषा को क्या करता है साक्षी समझता है, उसका ट्रांसलेशन उसे दिया जाएगा। मतलब तभी तो समझ पाएगा वो क्या लिखा है, तो उसका ट्रांसलेशन उसी की भाषा में उसको उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वो समझ सके कि भाई क्या लिखा गया है साक्ष्य में, उसने क्या बोला और क्या लिखा गया। अब साक्षी तमिल था, न्यायालय ने उसको ट्रांसलेट करके हिंदी दे दिया, है ना, अब हिंदी दे दिया, हिंदी तो वो जानता नहीं है, तो उसी भाषा में मतलब उसको दिया जाएगा, यानी जो तमिल में लिखा था उसने जिस भाषा को वो समझता है उसी भाषा में उसको ट्रांसलेशन दिया जाएगा ताकि वो ये समझ सके भाई क्या साक्ष्य उसका लिखा गया है ना। उसको भी तो पता पड़े कि उसने क्या बोला था और क्या लिख लिया, हमने बोला कुछ और आपने कुछ और लिख लिया, तो उसी की भाषा में उसको ट्रांसलेशन करके दिया जाएगा। ठीक है, ये देखिए अब इसके बाद है आपका 279। देखिए सेक्शन 279 279 279 का ऐसे संबंधित है। ये कहता है अभियुक्त या उसके प्लीडर को साक्ष्य का भाषांतरण सुनाया जाना। किसको सुनाया जाना? अभियुक्त या उसके प्लीडर को। अभियुक्त या उसके प्लीडर, प्लीडर मतलब वकील, जो उसकी तरफ से पैरवी करता है वो, यानी कौन करता है? वकील ही करता है। प्लीडर को साक्ष्य का भाषांतरण सुनाया जाना। भाषांतरण मतलब उसका ट्रांसलेशन जो हुआ है वो सुनाया जाएगा। भाषांतरण, सुनाया जाना। ये कह रहा है कि भाई लीडर वगैरह है उसको उसका भाषांतरण आदि सुनाया जाएगा। देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है इसमें पहला क्लॉज कहता है जब कभी कोई साक्ष्य ऐसी भाषा में दिया जाए जिसे अभियुक्त नहीं समझता है और वह न्यायालय में स्वयं उपस्थित है, तब खुले न्यायालय में उसे उस भाषा में उसका भाषांतर सुनाया जाएगा जिसे वह समझता है। ये कह रहा है कि भाई कोई ऐसा साक्षी है जो भाषा को नहीं समझता, भाषा नहीं जानता है ना, नहीं जानता, तो उसी की भाषा में क्या किया जाएगा, उसका ट्रांसलेशन उसको सुनाया जाएगा उसी भाषा में जिसको वो समझता है, उसी भाषा में, उसकी भाषा कह लीजिए, उसकी भाषा में क्या सुनाया जाएगा, उसका भाषांतरण सुनाया जाएगा, उसका ट्रांसलेशन सुनाया जाएगा, उसको बताया जाएगा कि भाई ये चीजें लिखी गई हैं। कब? जब वो न्यायालय की भाषा को नहीं समझता है तब उसकी भाषा में उसको सुनाया जाएगा। ये सारी बातें वही हैं। अब देखिए दूसरा कहता है यदि वह प्लीडर द्वारा हाजिर होता है और साक्ष्य न्यायालय की भाषा से भिन्न और प्लीडर द्वारा ना समझी जाने वाली भाषा में दिया जाता है तो उसका भाषांतर ऐसे प्लीडर को न्यायालय की भाषा, ये प्लीडर की बात कह रहा है। अगर मान लीजिए वो प्लीडर के माध्यम से उपस्थित हुआ है और उसका प्लीडर जो है वो भाषा को नहीं समझता है, तो फिर प्लीडर को भी स्वाभाविक सी बात है जो ट्रांसलेशन किया गया उसका ट्रांसलेशन का भाषांतरण सुनाया जाएगा, उसको भी उसी की भाषा में, जिस भाषा में जो उसका प्लीडर भाषा समझता हो उसको सुनाया जाएगा। ठीक है। तीसरा है जब दस्तावेजें यथा रीति सबूत के प्रयोजनों के लिए पेश की जाती हैं तब न्यायालय के शोबे पर निर्भर करेगा कि वह उनमें से उतने का भाषांतर सुनाए जितना वह आवश्यक प्रतीत हो। ये कह रहा है कि जब कोई दस्तावेज किसके लिए, यथा रीति सबूत के प्रयोजनों के लिए पेश की जाती है। ये कह रहा है कोई दस्तावेज है और जो सबूत के लिए प्रयोग की जाती, जब ये कह रहा है कोई ऐसा दस्तावेज वगैरह है कि जो सबूत में इस्तेमाल किया जाएगा, मान लो कोई लिखित है, मान लीजिए ये लिखित है, ठीक है, ये लिखित है, इसमें कई पन्नों की लिखित है मान लीजिए और ये एविडेंस में इस्तेमाल होने वाली है ये, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर इस तरीके की कोई लिखित है, इस तरीके का कोई साक्ष्य है जो इसको सबूत में इस्तेमाल किया जाना है, तो उसमें फिर न्यायालय का विवेकाधिकार है कि वो न्यायालय को अगर लगता है कि पूरे का भाषांतरण सुनाया जाने चाहिए तो पूरे का बता देगा। अगर न्यायालय को लगता है कि नहीं इस पार्ट का नहीं बताएंगे, हम इसका बताएंगे और इसका बताएंगे, तो न्यायालय के विवेक पर है, फिर न्यायालय उतने पार्ट का क्या करेगा, भाषांतरण बताएगा।
कौन से मामलों में? जहां जिस वस्तु को, अगर किसी वस्तु को जो सबूत के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली है, ऐसी वस्तु के मामले में, वस्तु क्या लिखित है हो सकती है, तो इस तरीके की अगर मान लो कोई लिखित है जो सबूत में इस्तेमाल की जानी है, तो उसका पूरा भाग ना बता के जितना न्यायालय को उचित लगता है उतने का वो भाषांतरण बताएगा, उससे ज्यादा नहीं। अगर न्यायालय को लगता है कि नहीं इनको भाषांतरण की आवश्यकता नहीं है, एविडेंस में कोई चीज है, उसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों है कि स्वाभाविक सी बात है, कोई चीज जब एविडेंस में पेश हो रही है तो सामने वाली पार्टी को तो पता हो गई कि एविडेंस है, एविडेंस में क्या है, क्या लिखा है, वो सारी चीज उनको नॉलेज होगा, इसीलिए न्यायालय जितना उचित समझता है उतना ही कोई क्या चीज सुनाएगा, उनको अर्थ बताएगा, या कह लीजिए अनुवाद उतना ही बताएगा। अगला देखिए क्या कहता है धारा 280 सेक्शन 280। सेक्शन 280 कहता है साक्षी की भावभंगी के बारे में टिप्पणियां। साक्षी की, ये इंपॉर्टेंट है, साक्षी की भावभंगी, वैसे भावभंगिमा कहते हैं, ठीक है, आप उन्होंने भावभंगिमा लिखा है, भावभंगिमा के बारे में टिप्पणी। टिप्पणियां क्या मतलब है इसका? ये एक सेक्शन ही इंपॉर्टेंट है बस। ये क्या इंपॉर्टेंट है? इसका इंपॉर्टेंट है कि हाव भाव जो न्यायालय में साक्षी उपस्थित होता है, गवाह उपस्थित होता है, उसकी जो हाव भाव होते हैं उसके बारे में न्यायालय टीका टिप्पणी कर सकता है, उसकी उसमें लिख सकता है। देखिए इसमें पढ़ने पहले ये कहता है जब पीठासीन न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट साक्षी का साक्ष्य अभिलिखित कर लेता है, तब उस साक्षी की परीक्षा किए जाते समय उसकी भावभंगी के बारे में ऐसी टिप्पणियां भी अभिलिखित करेगा यदि कोई हो जो तात्विक समझता है, मतलब आवश्यक हैं। साक्ष्य के बारे में कुछ अजीब तरीके की हरकतें, तरीके की जो लोग हरकतें करते हैं, उनके बारे में न्यायालय क्या कर सकता है, अगर उसे लगता है आवश्यक लगता है तो वो क्या कर सकता है, उनके बारे में टीका टिप्पणी कर सकता है। कब? न्यायालय को जब आवश्यक लगता है, न्यायालय को लगता है कि भाई ये आदमी ठीक नहीं है, गलत तरीके से हाव भाव कहते हैं ना, तभी कहते हैं कि न्यायालय में जाइए बिल्कुल शालीनता से जाइए, उसका व्यवहार थोड़ा अटपटा सा लगता है न्यायालय को, और न्यायालय को लगता है कि नहीं इसकी टीका टिप्पणी जो वो डिसीजन देता है इसमें लिखा है भावों के बारे में टिप्पणियां भी अभिलिखित करेगा, यही यदि वो तात्विक समझता है तो वो साक्ष्य लिखने के बाद क्या करेगा, उसकी हाव भाव के बारे में भी टीका टिप्पणी कर सकता है कि इस व्यक्ति का जो चरित्र है, इस व्यक्ति का जो हाव भाव है वो ठीक नहीं थे, इस तरीके की वो एक्टिविटी कर रहा था, तो उसके बारे में भी न्यायालय अगर चाहे तो अपने उसमें लिख सकता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे न्यायालय, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, भाव के बारे में टीका टिप्पणी कहाँ कर सकता है न्यायालय? सेक्शन 280 के बारे में कर सकता है। अब आप कहोगे कि उसका क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा, जब सजा दी जाएगी तो उसका फर्क पड़ेगा, उससे मामले में नेगेटिव ही फर्क पड़ेगा, है ना। तो ये सारी चीजें उसके बारे में न्यायालय चाहे अगर तो लिख सकता है। अब देखिए सेक्शन 281। सेक्शन 281 कहता है अभियुक्त की परीक्षा का अभिलेख। इसकी अभियुक्त की परीक्षा का अभिलेख, ये कह रहा है अभियुक्त की परीक्षा का अभिलेख 281। देखिए ये क्या कहता है, इसमें पहला क्लॉज देखिए, 6 क्लॉज हैं इसमें कुल। पहला क्लॉज देखिए, पहला क्लॉज कहता है जब कभी अभियुक्त की परीक्षा किसी महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है तो वह मजिस्ट्रेट अभियुक्त की परीक्षा के सारांश का ज्ञापन न्यायालय की भाषा में तैयार करेगा और ऐसे ज्ञापन पर मजिस्ट्रेट हस्ताक्षर करेगा और वह अभिलेख का भाग होगा। ये कह रहा है जब मजिस्ट्रेट, किस मजिस्ट्रेट के द्वारा? महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा। महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा, ये कह रहा है जब कोई कथन किसी महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा अगर लिखे जाते हैं, महानगर मजिस्ट्रेट कौन होता है? जो महानगर मजिस्ट्रेट में पोस्टेड होता है। किस रैंक का होता है? फर्स्ट क्लास रैंक का होता है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो महानगर मजिस्ट्रेट कह रहा है जब कभी किसी अभियुक्त की परीक्षा किसी महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती तो वह मजिस्ट्रेट अभियुक्त की परीक्षा को सारांश का ज्ञापन न्यायालय की भाषा में लिखेगा, तो उसके सारांश के रूप में, ज्ञापन के रूप में लिखेगा, सारांश का ज्ञापन के रूप में लिखेगा, और उस पर क्या करेगा? सिंपल सी बात है, अपने हस्ताक्षर करेगा और उसको भी न्यायालय का क्या समझा जाएगा? भाग समझा जाएगा।
तो सारांश के ज्ञापन के रूप में क्या करेगा, उसके कथन को लेखबद्ध करेगा और उस पर साथ ही साथ अपने हस्ताक्षर करेगा और वो क्या समझा जाएगा, वो अभिलेख का भाग समझा जाएगा। बस इतना ही याद रखना है। दूसरा देखिए क्या कहता है, जब कभी अभियुक्त की परीक्षा महानगर मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायालय द्वारा की जाती है, तब उससे पूछे गए प्रश्न और उसके द्वारा दिए गए प्रत्येक उत्तर सहित ऐसी सब परीक्षाएं स्वयं पीठासीन न्यायाधीश द्वारा या मजिस्ट्रेट द्वारा, जहां वह किसी शारीरिक या अन्य असमर्थता के कारण ऐसा करने में असमर्थ है, वहां उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा उसके निदेशन और अधीक्षण में पूरे तौर पर अभिलिखित किए जाएगा। ये कह रहा है जब कभी अभियुक्त की परीक्षा इन महानगर मजिस्ट्रेट से भिन्न, यानी इनसे भिन्न महानगर मजिस्ट्रेट से और सेशन न्यायालय, महानगर मजिस्ट्रेट से भिन्न, मतलब इसके भिन्न जो भी मजिस्ट्रेट आते हैं वो, और साथ ही साथ इसमें लिखा है, कहाँ है, महानगर मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायालय द्वारा की जाती है, या सेशन न्यायालय, दोनों आ गए, मतलब महानगर मजिस्ट्रेटों से भिन्न होते हैं या फिर सेशन न्यायालय भी आते हैं, मतलब या तो सेशन न्यायालय द्वारा लिखा जा रहा हो या महानगर मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी अन्य न्यायालय द्वारा लिखा जा रहा हो। तो उसमें कैसे लिखेंगे कथन, उसके बारे में कह रहा है कि उसमें तब पूछे गए प्रश्न और उसके दिए गए उत्तर, यानी प्रश्न उत्तर में क्या कह रहा है, प्रश्न के उत्तर के रूप में लिखे जाएंगे, प्रश्न उत्तर के रूप में लिखे जाएंगे। और अगर स्वयं ही लिखेगा मजिस्ट्रेट, उसमें कह रहा है कि मजिस्ट्रेट स्वयं लिखेगा या बोलकर लिखाएगा, अगर कोई असमर्थता है तो न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा उसको बोल करके लिखवाए जाएंगे या उसके निर्देशाधीन, उसके अधीक्षण के अधीन उनको लिखा जाएगा, अभिलिखित किया जाएगा और उस पर क्या किया जाएगा, इस पे भी ये लोग अपने साइन करेंगे और ये भी क्या होगा, ये भी अभिलेख के भाग समझे जाएंगे। तो सेशन न्यायालय हो और अन्य मजिस्ट्रेट हो, प्रश्न उत्तर के रूप में उसके कथनों को लिखेंगे और स्वयं ही लिखेंगे अगर पॉसिबल है तो, और अगर नहीं है पॉसिबल तो या तो बोलकर लिखवाएंगे, या फिर मान लीजिए ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो स्वयं लिख पाए तो न्यायालय का कोई भी अधिकारी जिसको वो सशक्त करते हैं उसके द्वारा उनको लेखबद्ध किया जाएगा, लेकिन उनके अधीक्षण के अधीन रहते हुए, ठीक है। और उस पर ये लोग क्या करेंगे, अपने हस्ताक्षर आदि करेंगे। तीसरा देखिए क्या कहता है, तीसरा कहता है अभिलेख यदि साध्य हो तो उस भाषा में होगा जिसमें अभियुक्त की परीक्षा की जाती है, यदि वह साध्य ना हो तो न्यायालय की भाषा में होगा। ये कह रहा है कि अगर पॉसिबल है तो अभियुक्त की भाषा में ही लिखा जाएगा, ये तो आप जानते हैं। अगर ऐसा संभव है कि भाई अभियुक्त की भाषा में लिखा जा सकता है तो अभियुक्त की भाषा में लिखा जाएगा, और अगर ऐसा संभव नहीं है तो फिर न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा, है ना। ये कॉमन सी बात है कि अगर संभव होगा, ये तो संभव होगा तभी, अगर मान लीजिए न्यायाधीश को भी नहीं आती वो भाषा, किसी टाइपिस्ट को भी वो भाषा नहीं आती, किसी न्यायालय के किसी अधिकारी को भी वो भाषा नहीं आती, तो कैसे लिखा जाएगा, स्वाभाविक सी बात है, तो फिर तो न्यायालय की भाषा में ही लिखा जाएगा। तो पहले कोशिश की जाएगी कि अभियुक्त की भाषा में लिखा जाए अगर संभव हो तो, अगर संभव नहीं है तो फिर न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा, ठीक। ये था आपका तीसरा। अब है चौथा। चौथा कहता है अभिलेख अभियुक्त को दिखा दिया जाएगा या उसे पढ़कर सुना दिया जाएगा, या यदि वह भाषा को नहीं समझता है इसमें वह लिखा गया है, जिसमें वह लिखा गया है तो उसका भाषांतरण उसी भाषा में जिसे वह समझता सुनाया जाएगा, और वह अपने उत्तर को स्पष्टीकरण करने या उससे कोई बात जोड़ने के लिए स्वतंत्र होगा। ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए उसकी भाषा में नहीं लिखा गया है तो क्या किया जाएगा, अगर उसकी जो पहले अपन पढ़ चुके सेम वही बात कह रहा है कि अगर मान लीजिए उसकी भाषा में नहीं लिखा जाता है, चौथा पढ़ रहे हैं, अगर उसकी भाषा में नहीं लिखा जाता तो उसको पढ़कर सुना दिया जाएगा या उसको दे दिया जाएगा। पढ़कर या तो न्यायाधीश पढ़कर स्वयं सुना देगा या फिर सौंप देते हैं एक प्रति के भैया जी आपका हो गया बयान, अब आप इसको पढ़ लो, कोई भी दिक्कत हो तो बता देना। अगर मान लीजिए दूसरी भाषा में है तो उसका ट्रांसलेशन उपलब्ध कराया जाएगा, और अगर उसको लगता है कि भाई ये ठीक ट्रांसलेशन नहीं किया है, यहाँ ये बात जोड़नी चाहिए, तो जैसी वो कहेगा उसके हिसाब से वो बात उसमें जोड़ दी जाएगी, क्योंकि ट्रांसलेशन वाली बात है ना, हो सकता है गलती होगी, अब वो चाहता है कि नहीं इसमें ये बात जोड़ना चाहिए तो उसके हिसाब से उसमें करेक्शन भी कर दिया जाएगा। अब आगे देखिए इसमें आगे देखिए क्या कहता है, पांचवा क्लॉज इसका। पांचवा क्लॉज क्या कहता है, पांचवा क्लॉज कहता है तब उस पर अभियुक्त और मजिस्ट्रेट या पीठासीन न्यायाधीश हस्ताक्षर करेंगे, और मजिस्ट्रेट या पीठासीन न्यायाधीश हस्ताक्षर से प्रमाणित करेंगे कि परीक्षा उसकी उपस्थिति में की गई है और उसने सुना है, और अभिलेख के
अभिलेख में अभियुक्त द्वारा किए गए कथन का पूर्ण रूप से सही वर्णन है। तो ये क्या कह रहा है, मजिस्ट्रेट हस्ताक्षर करेगा उस पर, अगर कथन हो जाएंगे तो उस पर क्या करेगा, मजिस्ट्रेट हस्ताक्षर का अर्थ ही ये होता है कि ये माना जाता है कि जो मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में लिखा गया, मजिस्ट्रेट ने इसको सुना है, मजिस्ट्रेट के समक्ष या इनके जो भी बयान कथन हुए हैं वो मजिस्ट्रेट के समक्ष हुए हैं और ये सही सही लिखे गए हैं। तो ये यही कह रहा है कि जब हस्ताक्षर कर देगा उसका अर्थ क्या होगा, उसका यही अर्थ लगाया जाएगा कि मजिस्ट्रेट के सामने लिखा गया है, बोलकर सुनकर जो भी हो, जिस भी तरीके से लिखा गया हो और जो भी अभियुक्त वगैरह है उसका सही सही ये क्या है, भाषांतरण है। तो ये अर्थ उसका लगाया जाएगा। आगे कहता है छठवा क्लॉज इसका, इस धारा की कोई भी बात संक्षिप्त विचारण के अनुक्रम में अभियुक्त की परीक्षा को लागू होने वाली ना समझी जाएगी। यह क्या कह रहा है, संक्षिप्त विचारण में ये प्रक्रिया लागू नहीं होगी। ये आप जानते हैं क्यों नहीं लागू होगी, ये याद रखना, संक्षिप्त विचारण में ये प्रक्रिया लागू नहीं होगी क्योंकि संक्षिप्त विचारण तो वैसे ही सरल बिल्कुल शॉर्ट में किया जाता है ताकि जल्दी हो जाए, तो उसमें ज्यादा कथन वथन ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं होती, तो उसमें ये प्रक्रिया लागू नहीं होगी। संक्षिप्त विचारण में ये प्रक्रिया लागू नहीं होगी क्योंकि वहां तो शॉर्ट में कथन लिख लिए जाते हैं, शॉर्ट में कथन लिखिए और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डिटेल लिखा और अपना डिसीजन न्यायालय सुना देता है क्योंकि उसमें सजा भी कम होती है, ये भी आज आप जानते हैं। इसलिए जो संक्षिप्त विचारण की बात है उसमें ये प्रक्रिया लागू नहीं होती। वहां तो न्यायालय बस मुंह से भी सुन लेता है उसके बाद भी डिसीजन कर देता है, तो वो शॉर्ट प्रक्रिया होती है, इसलिए उन मामलों में ये धारा लागू नहीं होगी, या कह लीजिए इस धारा की बातें लागू नहीं होती संक्षिप्त विचारण, ये याद रखना है आपको। इसके बाद देखिए 282 सेक्शन 282 क्या कहता है, दुभाषीय ठीक ठीक भाषांतरण करने के लिए आबद्ध हो, ये तो आप सेक्शन ही याद कर लो पर्याप्त है। ये कहता है दुभाषीय, दुभाषी का अर्थ होता है ट्रांसलेटर, जो ट्रांसलेट करता है, जो दुभाषीय वो होता है जो एक से अधिक भाषाएं जानता है, यानी दुभाषीय मतलब दो भाषाएं जानता है, कम से कम दो भाषा, तो एक से अधिक भाषा जानने वाला क्या कहलाता है, दुभाषीय, है ना। तो जो दुभाषीय का मतलब है जो दो भाषाएं जानता है, दो से अधिक भी जान सकता है। दुभाषीय का मतलब ये नहीं कि केवल दो ही जानता है, दो से चार पांच कई लोग जानते हैं, कई लोगों की तो जॉब होती है ट्रांसलेटर की, है ना। तो ट्रांसलेटर की जो व्यक्ति है दुभाषीय, ठीक ठीक भाषांतरण करने के लिए क्या है, ठीक ठीक भाषांतरण करने के लिए क्या है, आबद्ध है, यानी वो बाध्य के लिए आबद्ध है, ये क्या है, आबद्ध है, आबद्ध है। तो ट्रांसलेटर ठीक ठीक भाषा का ट्रांसलेट करने के लिए आबद्ध है, ऐसा नहीं कि अपने मन से भाषांतरण कर रहे हैं, अपने मन से कुछ भी जोड़ दिया, नहीं, जो भाषा है, जैसी भाषा है, जो उसने कहा है उसी के रूप में क्या करेगा, ये उसका भाषांतरण करेगा। देखिए ये क्या कहता है, ये लिखा है जब किसी साक्ष्य का कथन के भाषांतरण के लिए दुभाषी की सेवाएं कि किसी दंड न्यायालय द्वारा अपेक्षा की जाती, तब वह दुभाषीय ऐसे साक्ष्य का कथन का ठीक ठीक भाषांतरण करने के लिए आबद्ध है। मतलब ये उसकी लायबिलिटी है कि जैसा वो कथन कर रहा है साक्षी, उसी की तरीके से उसी भाषा में अपने तरफ से ना तो ये कुछ जोड़ेगा ना घटाएगा, ये क्या करेगा, उसका ठीक तरीके से क्या करेगा, भाषांतरण करेगा। तो दुभाषीय क्या है, भाषांतरण को ठीक ठीक करने के लिए क्या है, आबद्ध है, बाध्य है, जब न्यायालय उसकी सेवाएं लेता है। तो न्यायालय किसी अगर ट्रांसलेटर को बुलाता है, किसी दुभाषी को बुलाता है, तो दुभाषी ठीक ठीक भाषांतरण करने के लिए क्या है, बाध्य है। तो याद रखेंगे न्यायालय क्या है, बाध्य है, ये सेक्शन भी याद रखना है। इसके बाद देखिए ये कहता है 200 सेक्शन 83 83 क्या कहता है, ये कहता है उच्च न्यायालय में अभिलेख, जो हाई कोर्ट की बात कर रहा है, उच्च न्यायालय में अभिलेख, उच्च न्यायालय में अभिलेख। देखिए उच्च न्यायालय में अभिलेख के बारे में कह रहा है कि क्या है, इसके कह रहा है प्रत्येक उच्च न्यायालय साधारण नियम द्वारा ऐसी रीति विहित कर सकता है जिसमें उन मामलों में साक्ष्यों के साक्ष्यों को और अभियुक्त की परीक्षा को लिखा जाएगा जो उसके समक्ष आते हैं, और ऐसे साक्ष्य और ऐसी परीक्षा को ऐसे नियमों के अनुसार लिखा जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने पहले ही कहा कि हाईकोर्ट तो अपना खुद ही डिसाइड कर लेता है कि भाई कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नीचे के न्यायालयों की सारी डिसाइड है कि भाई कैसे लिखना है, अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते, है ना। तो कोई एक प्रक्रिया होती है जो दी हुई है। ये क्या कह रहा है, हाईकोर्ट के मामले में हाईकोर्ट साधारण नियम द्वारा खुद ही बना लेगा, साधारण नियम द्वारा खुद ही तय कर लेगा कि कैसे लिखनी है साक्ष्यों को, उसके लिए कोई प्रक्रिया से बाध्य नहीं है। हाईकोर्ट एक बात ध्यान में रखिए, किसी प्रक्रिया से बाध्य नहीं होता है कि भाई सेशन ट्रायल करेगा कि वारंट करेगा,
कि वारंट के हिसाब से करेगा। तो इस तरीके से सेशन जो हाईकोर्ट होता है वो बाध्य नहीं होता है, वो अपनी प्रक्रिया खुद ही विनिश्चित कर लेता है और कैसे लेना साक्ष्य वो भी तय कर लेता है। तो ये कह रहा है साधारण नियम बना के हाईकोर्ट अपने मामले में खुद ही तय कर लेगा कि उसको साक्ष्य वगैरह कैसे लिखित करनी है, कौन सी प्रक्रिया उसको अपनानी है, वारंट अपनानी, सेशन अपनानी या कोई अन्य अपनानी है, तो वो अपनी प्रक्रिया खुद ही विनिश्चित कर लेगा और उसी हिसाब से क्या किए जाएंगे, साक्ष्य वगैरह को अभिलिखित किया जाएगा। तो ये कॉमन क्वेश्चन है और ये ध्यान में रखिएगा कि सेशन जो सॉरी उच्च न्यायालय जो होता है किसी प्रक्रिया से बंधा नहीं होता, वो अपनी प्रक्रिया खुद ही बना सकता है, रेगुलेशन बना लेता है, उसके हिसाब से फिर वो उसी हिसाब से कार्रवाई कर सकता है। तो यही कह रहा है कि जो हाईकोर्ट में जो भी बयान वगैरह लिए जाएंगे, जो भी कथन वगैरह लिए जाएंगे, तो हाईकोर्ट क्या करेगा, अपनी प्रक्रिया खुद विनित कर सकता है। तो हाईकोर्ट जैसी प्रक्रिया विहित करेगा उसके अनुसार से क्या किए जाएंगे, उसके साक्ष्यों को अभिलिखित किया जाएगा। अब देखिए इसका दूसरा पार्ट आता है बी, साक्ष्यों की परीक्षा के लिए कमीशन। पहले उन्होंने पढ़ा था ना कि कमीशन, तो अब कमीशन से संबंधित है दूसरा पार्ट कि भाई साक्ष्यों की कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि कमीशन इश्यू करना पड़ता है, जारी करना पड़ता है, तो उसके बारे में बताया गया है कि ये कहता है 284 सेक्शन से शुरू होता है, 284 से ये कहता है कब साक्ष्यों को हाजिर होने से अभिमुक्ति दी जाए और कमीशन जारी किया जाए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हाजिरी से अभिमुक्ति, ये कह रहा है कब साक्ष्यों को हाजिरी से अभिमुक्ति, कैसे अभिमुक्ति, हाजिरी से मुक्ति। स्वाभाविक सी बात है कि भाई हाजिरी से मुक्ति हो गई है और फिर कमीशन कब जारी किया जाए, उसमें अभिमुक्ति दी जाए और कमीशन जारी किया जाए, और कमीशन। तो ये कह रहा है कि वो कौन सी परिस्थिति है जब साक्षी को हाजिरी से मुक्ति दी जा सकती है और साथ ही साथ कमीशन जारी किया जा सकता है। तो ये 284 में बताया गया है। तो ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है और कामकाज में रोजमर्रा में इस्तेमाल भी होता है, इसीलिए। अब देखिए इसका पहला क्लॉज क्या कहता है, पहला क्लॉज कहता है जब कभी संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई के अनुक्रम में न्यायालय या मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि न्याय के उद्देश्यों के लिए आवश्यक है कि किसी साक्षी की परीक्षा की जाए और ऐसे साक्षी की हाजिरी इतने विलंब, व्यय या असुविधा के बिना जितनी मामले की परिस्थितियों में अनुचित होगी नहीं कराई जा सकती, तब न्यायालय मजिस्ट्रेट ऐसे हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकता है और साक्षी की परीक्षा की जाने के लिए इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार कमीशन जारी कर सकता है। अब ये कह रहा है कब हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकता है, तो उसमें परिस्थितियां लिखी हैं कि अगर न्यायालय को ये लगता है कोई इतने विलंब होगा, मतलब ये उसको लगता है कि जब तक साक्ष्य आएगा काफी टाइम हो जाएगा, वो बहुत है ना विलंब होगा या असुविधा होगी न्यायालय को, है ना, या मामला जो है लटक जाएगा, पेंडिंग हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं। अगर ऐसा परिस्थितियां न्यायालय को लगती हैं तो न्यायालय क्या कर सकता है, जो अभियुक्त है उसको अभिमुक्ति दे सकता है। काय से अभिमुक्ति दे सकता है, हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकता है। कब दे सकता है, जब न्यायालय को लगता है कि विलंब होगा, डिले होगा, मामला जबरदस्ती डिले होगा, बहुत सारा व्यय होगा, खर्चा होगा, असुविधा होगी, बहुत सारी चीजें हैं। तो इनमें से किसी भी कारण से न्यायालय को अगर ऐसा लगता है तो न्यायालय क्या कर सकता है, अभियुक्त को हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकता है। और उसके लिए क्या कर सकता है, अब चूंकि अभिमुक्ति तो दे दी लेकिन परीक्षा तो करनी है, तो परीक्षा करने के लिए न्यायालय क्या कर सकता है, कमीशन जारी कर सकता है। अभियुक्त की परीक्षा करने के लिए न्यायालय क्या कर सकता है, कमीशन जारी कर सकता है। अब ये थोड़ी ना कि अभिमुक्ति दे दी तो भाई उसका साक्ष्य लेना था, उसकी गवाह लेना था, तो कैसे लेंगे, तो उसके लिए न्यायालय क्या कर सकता है, फिर कमीशन जारी कर सकता है। परंतु लिखा है इसमें, परंतु देखिए क्या कहता है, परंतु कहता है जहां न्यायालय उद्देश्यों के लिए भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक की साक्षी के रूप में परीक्षा करना आवश्यक है, वहां ऐसे साक्षी की परीक्षा करने के लिए कमीशन जारी किया जाएगा। ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहा है भाई कि राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, राज्यपाल, कौन कौन, राष्ट्रपति, याद रखेंगे, राष्ट्रपति, राज्यपाल या उपराज्य, ये क्या कहते हैं आपके, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति भी रह गया, उपराष्ट्रपति यहां लिख देते हैं, उपराष्ट्रपति। अब ये इन लोगों के मामले में अगर मान लो कोई ऐसा मुद्दा है, कोई ऐसा कोई मामला है जिसमें इन लोगों की गवाही होनी है, मान ली राष्ट्रपति की गवाही होनी, राज्यपाल की गवाही होना या उपराष्ट्रपति की गवाही होनी है, तो ये कह रहा है इन लोगों को न्यायालय बुलाएगा नहीं, इनको न्यायालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। इनके लिए न्यायालय हमेशा क्या निकालेगा, कमीशन। याद रखिए इनके लिए हमेशा कमीशन ही निकाला जाएगा। मतलब न्यायालय का कोई भी अधिकारी कर्मचारी जाएगा, राष्ट्रपति से उसके बयान ले आएगा या राज्यपाल से उसके बयान ले आएगा या उपराष्ट्रपति से उसके बयान ले आएगा। तो ये लोग न्यायालय नहीं आएंगे, इनको तो कमीशन ही जारी किया जाएगा। ये एक शर्त है, याद रखें कि इनके लिए केवल कमीशन ही जारी होगा। इनके लिए क्या होगा,
केवल कमीशन जारी होगा और इनके लिए कोई न्यायालय या कोई आदेशिका जारी नहीं करेगा। याद रखें, इनके लिए कोई न्यायालय आदेशिका जारी नहीं करेगा, मतलब समन वगैरह नहीं किया जाएगा, इनको बुलाया नहीं जाएगा, इनके लिए तो डायरेक्ट क्या किया जाएगा, कमीशन जारी किया जाएगा। तो ये एक प्रोविजो है, ये एक तरीके से तो राष्ट्रपति, राज्यपाल या उपराष्ट्रपति, इनके लिए क्या है, या किसी संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक भी आता है, प्रशासक। देखो जो संघ राज्य क्षेत्र होते हैं वो राज्यपाल ना होके क्या होता है, प्रशासक होता है, उसको प्रशासक कहते हैं। तो प्रशासक भी अगर है तो उसके लिए भी कमीशन जारी किया जाएगा। तो इन लोगों के लिए हमेशा क्या जारी किया जाएगा, कमीशन, ये याद रखेंगे। दूसरा देखिए क्या कहता है, न्यायालय अभियोजन के किसी साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करते समय यह निर्देश दे सकता है कि प्लीडर की फीस सहित ऐसी रकम जो न्यायालय अभियुक्त को व्ययों की पूर्ति के लिए उचित समझे अभियोजन को दी जाए। ये तो आप जानते ही हैं कि न्यायालय बगैर फीस के तो काम करता ही नहीं है। ये कह रहा जब भी न्यायालय कमीशन वगैरह जारी करेगा तो उसके लिए न्यायालय क्या करेगा, फीस जमा करा लेगा और कहेगा कि जो अभियोजन का जो वकील है उसको जो फीस है अभियोजन द्वारा दी जाए। तो किसके द्वारा दी जाए, उचित समझे तो अभियोजन द्वारा दी जाए। प्लीडर की फीस सहित, मतलब जो वकील वगैरह है, जो प्लीडर है, जो कमीशन अधिकारी बन के जाएगा, जो भी है, तो उसकी फीस अभियोजन के द्वारा दी जाए। कौन देगा, अभियोजन, क्योंकि अभियुक्त की तरफ से कौन लड़ता है, अभियोजन, उसकी तो क्या कह रहा है, उसकी तरफ से कुल मिला के फीस वगैरह जो भी रकम वगैरह है वो रकम वगैरह न्यायालय क्या करेगा, पहले रखा लेगा, उसके बाद फिर क्या करेगा, कमीशन जारी करेगा। तो फीस जरूरी है, तो न्यायालय फीस ले लेगा, उसी के बाद कमीशन जारी करेगा। पहले फीस जमा कराएगा, उसके बाद अगर कोई कमीशन जारी करेगा। देखिए अगला, देखिए इसमें अब देखिए सेक्शन है आपका 285। सेक्शन 285 क्या कहता है, सेक्शन 285 कहता है कमीशन किसको जारी किया जाएगा। ये कह रहा है कमीशन किसको जारी किया जाएगा, किसको जारी किया जाएगा। इसकी भी कई प्रक्रियाएं हैं, किसको जारी किया जाएगा। देखिए ये कहता है पहला, इसमें पहला कहता है यदि साक्षी उन राज्य क्षेत्रों के अंदर है जिन पर इस संहिता का विस्तार है तो कमीशन यथास्थिति उस महानगर मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्दिष्ट होगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर ऐसा साक्षी मिल सकता है। ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए कमीशन ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जारी किया जाना है जहाँ सीआरपीसी लागू होती, कुल मिला के भारत का कोई स्थान है जहाँ सीआरपीसी लागू होती है, और ऐसे स्थान में अगर कमीशन जारी करना है तो वहां का जो भी महानगर मजिस्ट्रेट होगा, कौन कौन को जारी कर सकता है, महानगर मजिस्ट्रेट या फिर किसको, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजेगा। किसको भेजेगा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजेगा। मान लो उदाहरण के लिए, उदाहरण क्या है, उदाहरण ये है कि मान लो अपन यहाँ का, मान लीजिए भोपाल का कोई वकील न्यायालय है, वो किसी को यूपी में भेजना है, उसे लखनऊ भेजना है मान लीजिए, तो क्या करेगा, वो लखनऊ का जो महानगर में, चूंकि वहां भी सीआरपीसी लागू होती है ना, तो वहां का महानगर मजिस्ट्रेट को या तो उसे भेजेगा या फिर वहां के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो सीजीएम होता है उसको भेजेगा। ये लोग क्या करेंगे, ये लोग उस साक्षी की परीक्षा करेंगे और उस परीक्षा करा के क्या करेंगे, वो वापस उस न्यायालय को जिसने कमीशन जारी किया था उसको वो भेज देंगे, तलब करा देंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है किसको भेजा जाएगा, अगर सीआरपीसी जहां लागू होती है तो वहां का जो भी महानगर मजिस्ट्रेट होगा, अगर महानगर क्षेत्र है, या फिर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा तो उसको भेजा जाएगा, या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्दिष्ट होगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत साक्षी, मतलब जहां साक्षी रहता है, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर वो साक्षी है, जहां का भी साक्षी लखनऊ का है तो लखनऊ के न्यायाधीश को, वहां के महानगर मजिस्ट्रेट को या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेज दिया जाएगा। दूसरा देखिए क्या कहता है, यदि साक्षी भारत में है किंतु ऐसे राज्य क्षेत्र, ऐसे राज्य या ऐसे किसी भारत में कमीशन हो रहा है, भारत में कमीशन है, भारत में मतलब ये कमीशन तो भारत में जा रहा है लेकिन सीआरपीसी लागू नहीं होती, कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ सीआरपीसी लागू नहीं होती, भारत का कोई ऐसा भाग है, कोई ऐसा भाग है जहां सीआरपीसी लागू नहीं होती, तो कह रहा फिर किसको भेजेगा। ये तो वो मामला हो गया जहां सीआरपीसी लागू होती, भारत का कोई भी स्थान जहां सीआरपीसी लागू होती वहां तो भेज देगा। लेकिन कह रहा है कोई ऐसा स्थान हो जहां भाई सीआरपीसी लागू नहीं होती, भारत के अंदर तो है लेकिन सीआरपीसी लागू नहीं होती है ना,
तो ऐसे स्थान में क्या करेगा, केंद्र सरकार ने जो भी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर रखा हो उसको भेजेगा। केंद्र सरकार, किसने नियुक्त कर रखा हो, केंद्र सरकार ने नियुक्त कर रखा होगा कि फलाने मजिस्ट्रेट को अधिकारता है कमीशन भेजने की, तो उस मजिस्ट्रेट को फिर भेजा जाएगा। जिसको भी केंद्र सरकार ने नियुक्त कर रखा हो या केंद्र सरकार जिसको भी निर्दिष्ट करे, उसी मजिस्ट्रेट के पास क्या भेजा जाएगा, कमीशन भेजा जाएगा। ये आपको याद रखना है कि उसी मजिस्ट्रेट के पास क्या किया जाएगा, कमीशन भेजा जाएगा। अब आगे देखिए तीसरा इसका क्लॉज। तीसरा क्लॉज क्या कहता है, यदि साक्षी भारत से बाहर, ये भारत के बाहर की बात, ये भारत की बात हो गई, मतलब ये सीआर भारत की, ये दोनों भारत की बातें, बस ये सीआरपीसी लागू होती, ये सीआरपीसी लागू नहीं होती, ये भारत के बाहर ही चले गए। तो यहाँ भी केंद्रीय सरकार डिसाइड करती है, इसमें भी केंद्रीय सरकार डिसाइड करती है। इसमें लिखा है यदि साक्षी भारत से बाहर देश या स्थान में है और ऐसे देश या स्थान की सरकार फिर केंद्र सरकार ने आपराधिक मामलों के संबंध में साक्षियों का साक्ष्य लेने के लिए ठहराव कर रखे हैं, ठहराव का मतलब है समझौता कर रखा है, रखे हैं, तो कमीशन ऐसे प्रारूप में जारी किया जाएगा, ऐसे न्यायालय या अधिकारी को निर्दिष्ट होगा जो पारित किए जाने के लिए ऐसे प्राधिकारी को भेजा जाएगा जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना में भेद करे। क्या होता है, भारत के बाहर की बात आती तो समझौते वाली बात चलती है, भारत के बाहर भेजना है तो भारत के बाहर तो तभी भेजेंगे जब दो देशों के बीच एग्रीमेंट होता है, करार होता है कि भाई आप हमारे यहाँ कमीशन करा देना, हम आपके यहाँ करा देंगे। अगर इस तरीके का कोई समझौता सरकार के बीच हुआ है सर, और स्वाभाविक सी बात है स्टेट गवर्नमेंट तो इसमें समझौता करती नहीं है, कौन करता है, केंद्र करती है। तो केंद्र सरकार के द्वारा फिर कोई अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, यहाँ पे एक अधिकारी नियुक्त कर दिया जाता है इस देश में, ये भारत है मान लो और ये विदेश है, तो ये अपना एक अधिकारी नियुक्त कर रखे होते हैं और ये भारत एक यहाँ से जितने भी न्यायालयों की तामीलें वगैरह जो भी आते हैं, कमीशन वगैरह जो भी आते हैं, वो यहाँ इस अधिकारी के पास जाता है जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने नियुक्त कर रखा हो, फिर वो यहाँ से इधर चला जाता है, यहाँ से फिर उनके न्यायालय चला जाता है, तो इस तरीके से प्रक्रिया होती है। तो यहाँ जो भी अधिकारी केंद्र सरकार ने नियुक्त कर रखा होगा उस अधिकारी को क्या भेजा जाएगा, कमीशन भेजा जाएगा। कौन कौन नियुक्त करेगा, उसको भी केंद्र सरकार नियुक्त करती है ना, तो जिस अधिकारी को भी केंद्र सरकार ने नियुक्त कर रखा होगा उसको भेजा जाएगा और फिर वो अधिकारी उस न्यायालय में क्या करेगा, मामले को रेफर कर देगा, मामले को भेज देगा। ठीक है, अब देखिए कमीशन का निष्पादन 286 286 निष्पादन है जी। अब कमीशन भेज दिया है तो उसका निष्पादन भी कराना पड़ेगा, मतलब उसको लागू भी कराना पड़ेगा ना। तो निष्पादन कैसे होगा, ये देखिए सेक्शन है ये 286, ये कहता है कमीशन प्राप्त होने पर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा ऐसा महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसे वह इस निमित्त नियुक्त करे साक्षी को अपने समक्ष आने के लिए समन करेगा अथवा उस स्थान को जाएगा जहां साक्षी है और उसका साक्षी उसी प्रीति में लिखेगा और उस प्रयोजन के लिए उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जो इस संहिता के अधीन वारंट मामलों के विचारण के लिए है। सिंपल सी बात है कि आप मान लो साक्षी का निष्पादन कैसे करेगा, सबसे पहले जिस न्यायालय को भी भेजा गया है, किसको भेजा जाता है, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजा है। और इन्होंने अगर किसी महानगर मजिस्ट्रेट या अन्य मजिस्ट्रेट को तलब किया है तो वो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, सबसे पहले समन करेगा, समन करके उस व्यक्ति को बुला सकता है उधर ही न्यायालय में और उसके साक्ष्य ले सकता है, या फिर उस व्यक्ति के पास जाकर के क्या कर सकता है, साक्ष्यों को ले सकता है, लिख सकता है। कैसे लिखेगा, जैसे वारंट मामले, किस प्रक्रिया से लिखेगा, वारंट मामले की प्रक्रिया से। वारंट मामले में जैसे लिए जाते हैं कथन, उसी तरीके से वो क्या करेगा, कथनों को लेखबद्ध करेगा। कुल मिला के जैसे वो स्वयं लेता है कथन किसी मामले में, उसी प्रकार से वो उसके कथनों को लेखबद्ध करेगा और लेखबद्ध करने के बाद जिस न्यायालय ने उसको कमीशन इशू किया है उसी न्यायालय को वापस उसके कथनों को लेखबद्ध करके अपने हस्ताक्षर करके भेज देगा। ठीक है, तो इस तरीके से उसका निष्पादन होगा। तो सिंपल सा है निष्पादन, बस इतना याद रखें, जैसे न्यायालय स्वयं किसी साक्षी के कथन लेखबद्ध करता है, जैसे न्यायालय किसी साक्षी के कथन स्वयं लेखबद्ध करता है जब वो किसी साक्षी को समन करके बुलाता है, तो उसी प्रकार से वो साक्षी के कथनों को क्या करेगा, लेखबद्ध करेगा। या तो लेखबद्ध वहीं आके कर लेगा, या अगर पॉसिबल नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं आ पाता, तो वहां जाकर के उसके कथनों को लेखबद्ध करके भेज देगा। ठीक, अब सेक्शन देखिए 287, सेक्शन 287 क्या कहता है, 287 कहता है कि भाई पक्षकार साक्ष्यों की परीक्षा कर सकेंगे। कौन, पक्षकार, किसकी, पक्षकार साक्षी की परीक्षा कर सकेंगे, साक्षी की
परीक्षा कर सकेंगे। बिल्कुल सही बात है ये तो, कि भाई जब कमीशन हो गया, साक्ष्य हो गया है, तो जो बयान दिए हैं जो पक्षकार होते हैं, स्वाभाविक सी बात है उनको राइट होता है साक्षी की परीक्षा करने का। क्या परीक्षा करेंगे? जो भी उसने बयान दिए हैं उस पर क्रॉस करेंगे, जो उससे कथन करेंगे, बात करेंगे, तो उसी के बारे में लिखता है। पहला ये कहता है क्लॉज, देखिए क्या कहता है। ये कहता है इस संहिता के अधीन किसी ऐसी कार्रवाई के पक्षकार जिसमें कमीशन जारी किया गया है अपने अपने ऐसे लिखित परिप्रश्न भेज सकते हैं जिन्हें कमीशन का निर्देश देने वाला न्यायालय या मजिस्ट्रेट विवादक में सुसंगत समझता है, और उस मजिस्ट्रेट, न्यायालय या अधिकारी के लिए कमीशन निर्दिष्ट किया जाता है या जिसे उसके निष्पादन या कर्तव्य प्रत्यायोजित किया जाता है, वह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसे प्रश्नों के आधार पर साक्षी से परीक्षा करे। ये कह रहा है कि बस जब कमीशन जारी हो रहा है और पक्षकारों को लगता है कि कोई क्वेश्चन किया जाना चाहिए, और न्यायालय को भी लगता है कि जो क्वेश्चन जो है पक्षकार उठा रहे हैं, जो प्रश्न पक्षकार उठा रहे हैं, वो मामले को निर्धारण में, या कह लीजिए सुसंगत भी है। सुसंगत तो होना जरूरी है, रिलेवेंट होगा तभी पूछ सकते हैं, बगैर रिलेवेंट तो पूछ ही नहीं सकते। तो अगर रिलेवेंट है, विवादक है, उसमें विवादक है या रिलेवेंट है, तो वो पक्ष न्यायालय अनुमति दे सकता है, और वो साक्षी जो पक्षकार है वो क्या कर सकते हैं, अपने प्रश्न इनको लिख के दे सकते हैं। फिर वो जो कमीशन अधिकारी होगा वो उन प्रश्नों को उस साक्षी से जाकर के पूछेगा। पक्षकार क्या कर सकते हैं, जो भी रिलेवेंट क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, मतलब अपना लिख के दे देंगे, उसको किसको लिख देंगे, न्यायालय को लिख के दे देंगे, और न्यायालय को अगर लगता है कि रिलेवेंट है, विवादक है, तो वो कमीशन अधिकारी को वो क्वेश्चन सौंप सकता है कि आप साथ में ये क्या, जो न्यायालय द्वारा क्वेश्चन किए जाने वो तो करना ही है आपको, इसके अलावा ये क्वेश्चन भी रिलेवेंट है, इनके आधार पर इनके भी आपको जवाब लेके उससे आना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन वो पक्षकार भी चाहे तो पूछ सकते हैं, लेकिन कब? जब न्यायालय उनको रिलेवेंट समझता है ना, या वो विवादक होते हैं और न्यायालय को लगता है कि नहीं, प्रश्न का निर्धारण आवश्यक है, पूछा जाना आवश्यक है, तब वो प्रश्नों को पूछा जा सकता है। अगर न्यायालय को लगता है अनावश्यक है, फालतू के हैं, तो वो मना कर सकता है कि कोई जरूरत नहीं है, आपके जो क्वेश्चन है उनकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर रिलेवेंट है और न्यायालय को लगता है कि मामले के निर्धारण में आवश्यक है, तो न्यायालय कह सकता है, अनुमति दे सकता है कि हाँ बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। अब देखिए दूसरा क्या कहता है। दूसरा कहता है कोई भी ऐसा पक्षकार ऐसे मजिस्ट्रेट, न्यायालय या अधिकारी के समक्ष प्लीडर द्वारा या यदि अभिरक्षा में नहीं है तो स्वयं हाजिर हो सकता है या उक्त साक्षी की यथास्थिति प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा कर सकता है। ये क्या कह रहा है, यदि कोई पक्षकार ऐसे मजिस्ट्रेट या अधिकारी के समक्ष प्लीडर द्वारा, जो भी पक्षकार है वो ये कह रहा है कि मजिस्ट्रेट या तो स्वयं उपस्थित हो सकता है, या अपने वकील के पक्षकार की बात कह रहा है, जो पक्षकार होता है या तो स्वयं उपस्थित हो सकता है या अपने वकील के माध्यम से उपस्थित हो सकता है। ठीक है, अगर वो जेल में नहीं है तो, अगर वो स्वयं उपस्थित हो सकता है प्लीडर, यदि वह अभिरक्षा में नहीं है तो स्वयं हाजिर हो सकता है और उस साक्षी की यथास्थिति परीक्षा, प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा कर सकता है। उस साक्षी की क्या कर सकता है, तीनों कर सकता है। मुख्य इसमें लिखा है परीक्षा, प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा। तो परीक्षा भी कर सकता है साक्षी की, पुनः परीक्षा भी कर सकता है, ये अपन एविडेंस में देखेंगे तीनों क्या होती हैं, और प्रति परीक्षा भी कर सकता है, प्रति परीक्षा भी कर सकता है। देखिए तीनों एक्ट जो है, चाहे आईपीसी, सीआरपीसी, रिलेवेंट है, जुड़े हुए हैं। जब तक आप तीनों एक्टों को नहीं पढ़ोगे तब तक समझ में नहीं आते कि अब प्रति परीक्षा क्या होती है, पुनः परीक्षा क्या होती है, प्रति परीक्षा क्या होती है ना। तो ये सारी चीजें कौन कर सकता है, जो पक्षकार है, अगर वो जेल में नहीं है तो आकर के वो साक्षी से ये सारे क्वेश्चन कर सकता है। परीक्षा भी कर सकता है, पुनः परीक्षा कर सकता है, प्रति परीक्षा कर सकता है, तीनों का उसे राइट है, वो तीनों परीक्षाएं उससे कर सकता है। अब कमीशन लौटाया जाना और देख लीजिए, पूरा हो जाएगा फिर थोड़ा सा, फिर बाकी कुछ सेक्शन है देखिए। अब कमीशन जब हो जाएगा तो क्या होगा, स्वाभाविक सी बात है कमीशन लौटाया जाएगा। सेक्शन देखिए 288, सेक्शन क्या कहता है 288, कमीशन का लौटाया जाना है। कमीशन का लौटाया जाना, ठीक है। देखिए कमीशन जो है अपना क्रिमिनल में भी होता है, सिविल में भी होता है, दोनों में होता है। ऐसा नहीं कि केवल क्रिमिनल मामलों में ही होता है, दोनों ही मामलों में होता है। सिविल में भी कमीशन जारी किया जाता है, यहाँ भी कमीशन जारी किया जाता है ना। अब लौटाने की बात कह रहे हैं कि भाई कमीशन कब लौटाया जाएगा, ये देखिए ये क्या कहता है। ये कहता है धारा 284 के अधीन जारी किए गए किसी कमीशन के सम्यक रूप से निष्पादित किए जाने के पश्चात वह उसके अधीन परीक्षित साक्ष्यों के अभिसाक्ष्य सहित
उस न्यायालय या मजिस्ट्रेट को जिसने कमीशन जारी किया था लौटाया जाएगा, और वह कमीशन उससे संबंध विवरणियों और अभिसाक्ष्य सब उचित समय पर पक्षकारों के निरीक्षण के लिए प्राप्त होंगे, और सब न्याय संगत अपवादों के अधीन रहते हुए किसी पक्षकार द्वारा मामले में साक्ष्य में पढ़े जा सकेंगे और अभिलेख का भाग होंगे। ये कह रहा है जैसे ही, कुल मिला के बस इतना याद रखिए, जैसे ही कमीशन हो जाता है, मतलब जो भी कमीशन जारी किया गया था तो किसी साक्षी की परीक्षा लेने के लिए जारी किया था, अब साक्षियों की परीक्षा वगैरह हो जाती है, जो भी अभिलेख वगैरह उनके जोड़ दिए जाएंगे, जो भी कथन वगैरह उनके जोड़ने के बाद क्या करेगा, जिस न्यायालय ने भेजा था उसको वापस कर दिया जाएगा। जिस न्यायालय ने वापस का मतलब ये नहीं कि कमीशन अधिकारी वापस जाएगा, जो अभिलेख उनने दिए हैं, जो उनने कथन किए हैं, वो कथनों सहित उनको वापस कर दिया जाएगा। किसको कर दिया जाएगा? जिस न्यायालय ने उनको भेजा था, तो उसी न्यायालय में वापस उनको भेज दिया जाएगा। अब वापस भेज दिया तो स्वाभाविक सी बात है कि जो भी पक्षकार है मामले को, उनको उपलब्ध कराए जाएंगे यथाशीघ्र जितनी हो सके, है ना, अपवाद को छोड़ करके। अगर कुछ अपवाद होते हैं जब नहीं कराए जा सकते तो वो छोड़कर, तो जो भी पक्षकार जुड़े हुए हैं उस मामले से, अगर वो चाहते हैं कि भाई कमीशन में क्या जवाब वगैरह आए हैं, तो उनको भी उपलब्ध वगैरह करा दी, मतलब फोटोकॉपी वगैरह उनको उपलब्ध करा दी जाती है। और वो भी जो कमीशन होके आया वो भी क्या होते हैं? अभिलेख का भाग होते हैं, यानी अभिलेख में उनको संलग्न कर लिया जाता है, तो क्या माने जाते हैं? अभिलेख का भाग माने जाते हैं। दूसरा कहता है इसमें, यदि ऐसे लिया गया कोई अभिसाक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 33 द्वारा भी शर्तों को पूरा करता है, तो वह किसी अन्य न्यायालय के समक्ष भी मामले के पश्चात प्रकरण में साक्ष्य में लिए जाएगा। ये कह रहा है एविडेंस एक्ट की बात कह रहा है कि अगर कोई एविडेंस एक्ट की धारा 33 की बात कहता है पश्चातवर्ती साक्ष्य में इस्तेमाल। अगर मान लीजिए कोई ऐसा जो कमीशन था, अगर वो इस परिधि में आता है, बस इतना याद रखिए कि एविडेंस की धारा 33 की अगर परिधि में आता है तो उसको अन्य कार्रवाई में भी साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर धारा 33 की परिधि में आता है, एविडेंस एक्ट की धारा 33 की परिधि में आता है, तो मान लीजिए ये वाली कार्रवाई चली, ए वाली कार्रवाई चली, यहाँ तो वो आएगी इस्तेमाल, ये तो है ही, उसी के लिए तो जारी किया गया था। मान लीजिए वो बी नंबर की कोई दूसरी कार्रवाई चलती है और वो मान लीजिए एविडेंस एक्ट की धारा 33 के आता है, तो फिर दोबारा नहीं जरूरत है, वो किस में आ जाएगा? वो बी वाली कार्रवाई में भी उसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये कब होता है? ये तब होता है मान लीजिए साक्षी था, उसने बयान उसके हो गए, कमीशन हो गया, अब वो मर गया, अब तो वो मिल ही नहीं सकता, या गुम हो गया, या पता नहीं है, तो उसके कथनों को फिर अन्य कार्रवाई में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वो ये वही कह रहा है कि भाई अगर वो धारा 33 में कई परिस्थितियां, ऐसा नहीं एक दो उदाहरण है, कई परिस्थितियां, तो उन परिस्थितियों में अगर कोई साक्ष्य हो गया है तो फिर उसको अन्य कार्रवाई में भी साक्ष्य के रूप में उसके कथनों को इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक, ये था आपका सेक्शन 88। एक और पढ़ लीजिए फिर 290 याद रहेगा, सेक्शन 289 189 देखिए ये कहता है कार्रवाई का स्थगन। कार्रवाई का स्थगन मतलब रोकना, कार्रवाई को रोकने के बारे में कह रहा है। ये कह रहा है प्रत्येक मामले में जिसमें धारा 284 के अधीन कमीशन जारी किया गया है, जांच विचारण अन्य कार्रवाई ऐसे विनिर्दिष्ट समय तक के लिए कमीशन के निष्पादन और लौटाए जाने के लिए उचित रूप से पर्याप्त है, स्थगित की जाएगी। ये तो आप जानते हैं कि भैया जब तक कमीशन नहीं आ जाएगा तब तक कार्रवाई क्या कर दी जाएगी? रोक दी जाएगी। जब तक मान लो किसी मामले में न्यायालय ने कमीशन जारी किया है, तो जब तक कमीशन जो अधिकारी है उसके साक्ष्य नहीं ले देता, जो साक्षी हैं उनके साक्ष्य लेकर नहीं आ जाता, तो एक निश्चित समय अवधि के लिए क्या कर दी जाएगी? कार्रवाई को रोक दिया जाएगा, क्योंकि बगैर साक्षी के साक्ष्य के आगे कार्रवाई कैसे चलेगी? तो क्या करेगा न्यायालय? उन कार्रवाइयों को न्यायालय रोक देगा। ठीक है, उन कार्रवाइयों को न्यायालय क्या करेगा? रोक देगा। ठीक, देखिए एक ऐप डाउनलोड किया है, 1 मिनट अभी थोड़ा सा